जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 22 अगस्त मंडे और आज दोस्तों हम 3 इश्यूज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड सेक्शन में से, जो कि बात करता है कि क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज होना चाहिए। इज इट हाई टाइम दैट द पीएसबीज आर प्राइवेटाइज्ड। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से इस आर्टिकल में अलॉन्ग विद चार्ट्स अलॉन्ग विद ग्राफ्स एक्सप्लेन करा गया है, तो ये आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। फिर आर्टिकल दोस्तों एक और इंडियन एक्सप्रेस में से जो रहेगा, क्योंकि आज मंडे है और फोर्टनाइटली अशोक गुलाटी जो है बहुत एक वेल नोन एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, वो इंडियन एक्सप्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आर्टिकल्स लिखते हैं। तो आज उनका एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फॉर अमृत काल इन एग्रीकल्चर। और एक आर्टिकल दोस्तों हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमी या रिन्यूएबल एनर्जी से कह लीजिए, उससे पर्टिनेंट है। ये आया है बिजनेस लाइन में और ये बात कर रहा है ग्रीन एनर्जी प्लांट्स के बारे। तो ये 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल में नए जुड़े हैं हमारे साथ, या बहुत सारे बच्चे हैं जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार रीटरेट करना चाहता हूं दैट हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। नाउ टू गेट एक्सेस टू दिस ग्रुप व्हाट यू हैव टू डू, आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखिए, वहां पे आपको ये लिंक दिखेगा। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे रीडायरेक्ट करा जाएगा। यदि नहीं करा जाता आपको रीडायरेक्ट, तो आपने क्या करना है, तो दोस्तों आपने इस नंबर पे 6280133177 इस नंबर पे आपने अपनी टेलीग्राम ऐप से मैसेज ड्रॉप करना है और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। बेस्ट आंसर आपके साथ अभी वीडियो में हम जो शेयर करेंगे वो उस क्वेश्चन का है जो कि सैटरडे को आपके साथ जो वीडियो शेयर किया गया था, यानी कि जो सैटरडे की एडिटोरियल डिस्कशन थी, और इसका मॉडल आंसर भी शाम को टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर दिया जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपको आज मिलेगा एंड ऑफ द वीडियो में, उसका आंसर आपने कल दोपहर को 12 बजे तक लिखना है, तो फिर वो कल शाम को वीडियो में डिस्कस करेंगे बेस्ट आंसर किसका था। चलिए बाकी दोस्तों, बेस्ट आंसर जो हमने क्वेश्चन पूछा था सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन फॉरेस्ट इकोनॉमी का, तो बेस्ट आंसर मनजोत सिंह का है। मनजोत वेरी वेल डन, आपने काफी अच्छा आंसर लिखा है। सबसे अच्छा, अगर आप मनजोत के आंसर को पढ़ भी सकते हैं, इसको पिन करा जाएगा। जो मनजोत ने यहां पे सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेस्ट इकोनॉमी की जो बात एक फ्लो चार्ट के तरीके से समझाई है कि भी फॉरेस्ट में ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सरकार अगर ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उससे डेफिनेटली इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, अपलिफ्टमेंट होगा ट्राइबल कम्युनिटीज का, फॉरेस्ट कम्युनिटीज का, ठीक है, और मोर इंडस्ट्रियल गुड्स इन द मार्केट होगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्लो चार्ट समझाया गया है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। और बाद में यहाँ पे डिस्कस करा गया व्हाट आर द वेज टू इंडक्ट फॉरेस्ट हाउसहोल्ड्स इनटू फॉर्मल इकोनॉमी, है ना। बिकॉज हमने उस दिन आर्टिकल में ये बात करी थी कि जो रॉ गुड्स हैं, देखिए अब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, शैम्पूज हैं, सोप्स हैं, परफ्यूम्स हैं, बॉडी ऑयल्स है, बॉडी मिस्ट है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो तो ये फॉरेस्ट कम्युनिटीज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और ये जो रॉ मटेरियल्स हैं कितना क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, तो क्यों ना इनको भी फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी में लेके आया जाए, जो कि हमारे फॉरेस्ट कम्युनिटीज के जो लोग हैं। तो यहाँ पे लेके उन्होंने स्टेप्स यहाँ पे सजेस्ट करे हैं, कुछ स्कीम्स का भी उन्होंने नाम यहाँ पे लिखा है। और यहां पे अंत में इन्होंने कंक्लूजन बड़ा अच्छा दिया है, जो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, बिकॉज हम सोशल इंक्लूजन की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, है ना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो, तो हमने सबकी ग्रोथ देखनी है। हमने केवल 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियों की ग्रोथ नहीं देखनी, लेकिन हमने ये भी देखना है कि जो बाकी कम्युनिटीज हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, वो भी कैसे ग्रो कर रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट वांट कि जो बड़ी कंपनीज है सिर्फ उन्हीं का मुनाफा हो, जो इन कंपनीज को जो रॉ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, उनका मुनाफा होना भी बहुत जरूरी है। तो आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं। सो वेरी वेल डन वंस अगेन मनजोत। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कितने टाइम में ये आंसर लिखा है। Now, having said that, let's start today's discussion. Now, यहां पे दोस्तों बात करी जा रही है बैंक नेशनलाइजेशन के बारे। Now we know 1969 में बैंक को नेशनलाइज किया गया था, इस बात को 53 इयर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, लेकिन आज कहना कि ओवरनाइट हम अपने बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दें, तो मतलब ये बात फिजिबल नहीं है। चलो प्राइवेटाइज कर भी दो, लेकिन एक स्टडी होना बहुत जरूरी है, आपको एक कुछ प्रूफ होना जरूरी है आपके पास कि वाकई में हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कि भाई क्या वाकई में वो एफिशिएंट नहीं है, क्या वाकई में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में करप्शन ज्यादा है, क्या वाकई में वहां पे गवर्नेंस जो है इतनी अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। चलो वापस जाते हैं, 2008 में जाते हैं। क्या हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था कि भाई अमेरिका के इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, टू बिग टू फेल, है ना, टू बिग टू फेल, दैट अमेरिकन बैंक्स वो इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं कि वो फेल इतनी आसानी से नहीं हो सकते हैं। अब अमेरिका में देखिए ज्यादातर जो बैंक्स थे वो कौन से थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे। अक्सर कहा जाता था
ये आज से 12-13 साल पुरानी बात है। ये कहा जाता था कि जो हमारी इंडियन बैंकिंग है ना, इंडियन बैंकिंग का जो नेचर है, इंडियन बैंकिंग इज पब्लिक इन नेचर, के सरकारी बैंक्स हैं और सरकारी बैंक फेल नहीं हो पाएंगे। क्यों? बिकॉज सरकारी बैंक्स का जो मोटिव है वो मुनाफा नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सोशल इंक्लूजन है और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। तो हमारे बड़े बड़े जो सरकारी बैंक है वो इतनी जल्दी फेल नहीं हो सकते हैं। चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया था और उस समय ये बात कही जाती थी कि अगर इंडिया में कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता भी है तो हमारे यहाँ पे इतना बुरा हाल नहीं होगा जितना अमेरिका में हुआ था। ये बात 2008-9 की मैं बता रहा हूँ। पिछले 12-13 सालों में क्या हुआ है, 2010 के बाद क्या हुआ है? चलो यूपीए 2 के टाइम पर हमने बहुत घोटाले देखे, बहुत स्कैम्स देखे, लेकिन बैंकों में भी बहुत घोटाले देखे, बहुत ज्यादा घोटाले देखे। एनपीएस बहुत बढ़ रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत बढ़ रहे थे। अब देखिए, अब ये बहुत बड़ी समस्या है, बिकॉज देखिए अब ये जो एनपीएस बढ़ रहे हैं, बार बार जो बैंक्स को नुकसान हो रहा है। हमने आज से 6-7 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम के बारे, कि चाहे बैंक्स की बैलेंस शीट है चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट है, दोनों ही घाटे में है, डेफिसिट में है। तो अब ये बैंक्स को रिकैपिटलाइज कौन कर रहा है? ये बैंक्स को रिकैपिटलाइज तो सरकार कर रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भी सरकार जो रिकैपिटलाइज कर रही है बैंक्स को, किसके पैसे से कर रही है? हमारे पैसे से कर रही है, टैक्स पेयर्स मनी से कर रही है। जब इतने एनपीएस बढ़ रहे हैं, तो एनपीएस की अगर हम बात करें, एनपीएस क्या होते हैं? एनपीएस वो लोन होते हैं, यानी कि जिस अगर आपने लोन लिया है बैंक से, है ना, और आप उसका प्रिंसिपल या उसका जो इंटरेस्ट है वो आप 90 दिनों तक वापस नहीं कर पाए, तो वो एनपीए बन जाता है। तो अगर इतने ज्यादा एनपीएस बढ़ रहे हैं, उसके चलते बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इरोड हो रही है, बैंक्स की जो खास करके सरकारी बैंक्स की क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन में है। तो सरकार इतने पैसे बैंक्स को क्यों दे? सरकार रिकैपिटलाइज क्यों करे? बिकॉज दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। अब चलो एनपीएस बढ़ रहे हैं, तो एनपीएस के बढ़ते यहाँ पे आरबीआई क्या करता है? आरबीआई ने यहाँ पे, अब आपने पढ़ा होगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे, पीसीए फ्रेमवर्क के बारे। अब जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि बैंक रेगुलेटर है, वो अब अगर उसको पता लग रहा है कि भी इस पर्टिकुलर बैंक्स के बहुत ज्यादा हाई एनपीएस है ना, तो आरबीआई इंटरवीन करेगा। और आरबीआई इंटरवीन करेगा बैंक्स की फंक्शनिंग में। आरबीआई बोलेगा कि भी पहले आप यहाँ पे मार्केट डिसिप्लिन लेके आओ, पहले अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आओ, पुट योर फाइनेंशियल ऑर्डर बैक इनटू दिस थिंग, एंड उसके बाद ही आप आगे प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएंगे। अब पीसीए जो है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, अब इसके चलते क्या होगा कि बैंक्स दे विल बी इंकरेज कि वो कैसे अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल मेट्रिक को और इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि वो अपनी नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकें। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अगेन यहां पे सवाल फिर हमारे सामने खड़ा उठता है कि बार बार अगर चलो आपने पीसीए फ्रेमवर्क भी इंप्लीमेंट कर लिया, उसके बावजूद भी सरकारी बैंक जो है इतने घोटाले हो रहे हैं, लोन्स डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो उसके बावजूद सरकार क्या बार बार लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट है बैंकों को देते रहे? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो फेल नहीं हो रहे हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है, क्या उनमें ज्यादा कॉर्पोरेट, क्या उनमें जो गवर्नेंस, जो उनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, क्या वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सरकारी बैंक्स? ठीक है, और बार बार पैसे देने से क्या होने वाला है सरकारी बैंकों को? वो पैसे हमारे हैं जो डूबने वाले हैं। और इस बात की गारंटी क्या है कि सरकारी बैंक्स को आज आप लाखों करोड़ रुपए दे दीजिए, चाहे उनके जितने मर्जी लोन्स डिफॉल्ट करके हो, कि उनकी जो गवर्नेंस है वो बेटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए दोस्तों, अब इस आर्टिकल में ना चार्ट्स के द्वारा, ग्राफ्स के द्वारा सब चीज समझाई गई है ना। बिकॉज हम कहते रहते हैं कि प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेटाइज कर दो, लेकिन हमारे पास एक एनालिटिकल स्टडी होना बहुत जरूरी है, एक वेल रिसर्च स्टडी होना बहुत जरूरी है। तो क्या प्राइवेटाइजेशन एक सोल्यूशन है? अंडरस्टैंडेबली बहुत सारे डिमांड्स ऐसे आ रहे थे कि भी टैक्स पेयर्स मनी को वेस्ट करने से बजाय आप सारे के सारे बैंकों को प्राइवेटाइज कर दो, इसके चलते सरकार के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाएगा। और एक बार अगर सरकारी बैंक प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का मोटिव क्या होता है, जो कि अनअपोलोजेटिकली, इसमें कोई वो अपॉलॉजी वाली बात भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट। बिकॉज ऑब्वियसली अब उन्होंने प्रॉफिट करना है, उन्होंने देखिए वहां पे इतने सारे लोग हायर करे हैं, उनको सैलरीज देनी है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर एक प्राइवेट इन्वेस्टर हो, प्राइवेट कैपिटलिस्ट हो या प्राइवेट बैंक हो, अगर उसका सोल जो पर्पस है वो प्रॉफिट हो। सरकारी बैंकों का तो पर्पस प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन अगर सरकारी बैंक प्राइवेटाइज बन जाएंगे, अगर प्राइवेट हो जाएंगे, तो उनका पर्पस भी क्या होगा कि भी हमने भी प्रॉफिट कमाना है, यानी कि और एफिशिएंसी लेके आनी है, ठीक है, यानी कि अपनी जो गवर्नेंस है वो और सुधारनी है। ठीक है, तो ये यहां पे एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है। अब अगर हम 2021-22 के बजट की बात करें, सरकार ने यह फैसला किया था कि भी हम आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन है सरकारी बैंकों की करना शुरू करेंगे, लेकिन हम शुरू करेंगे 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ जिनको हम प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। नाउ अब रैपिड एंड होलसेल प्राइवेटाइजेशन, अब इस पूरे आर्टिकल में एक रिपोर्ट डिस्कस करी गई है जो कि किसके द्वारा है? एक तो पूनम गुप्ता है ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, और दूसरे हैं हमारे अरविंद पनगड़िया जी, जो कि हमारे पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। 2017 में इन्होंने नीति आयोग से रिजाइन कर दिया था। इनकी रिपोर्ट दोनों की जो आई है वो क्या है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, व्हाई, हाउ एंड हाउ फार। ठीक है, अब इनकी रिपोर्ट के हिसाब से ऑल द सरकारी बैंक शुड बी प्राइवेटाइज एक्सेप्ट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां पे इनका यह कहना है
इनकी जो रिपोर्ट आई है कि बहुत सारे ऐसे मेट्रिक्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हैं एज कंपेयर टू द सरकारी बैंक्स, और वो वहां पे प्राइवेट बैंक्स में करप्शन नहीं है, ज्यादा प्रोडक्टिव है। अब देखिए पहला तो जो मेट्रिक आता है स्टडी करने का वो आता है आपका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो। देखिए दोस्तों अगर हम यहां पे बात करें, जो रेड लाइन है वो आपकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की है, ये जो डॉटेड लाइन है बाकी सारे जो सरकारी बैंक्स हैं, और ये जो आपकी ब्लैक लाइन है वो एसबीआई की है। ठीक है, अब देखिए अगर हम ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो की बात करें, चलो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से, तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ कर भी रहा हूं, है ना, तो यहां पे लगभग देखिए, चलो यहां पे अगर आती है वो लाइन, तो लगभग 14 से 16% के बीच में सरकारी जो सेक्टर्स हैं, जो यानी कि जो अगर हम बात करें बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका एनपीए रेशियो इतना बनता है। ठीक है, दैट इज क्वाइट अ लॉट। वेयरएज अगर मैं बात करूं हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो अगर हम ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशियो की बात करें, दैट इज समवेयर बिटवीन 2 to 4%, दैट इज वेरी लेस। और अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का भी उतना ही रेशियो है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशियो जितना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का है। ठीक है, तो दैट शोज अ डिफरेंस, दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 10%, यानी कि 10% से ज्यादा का डिफरेंस है। ऐसी बात नहीं है कि एनपीएस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में नहीं है या एसबीआई में नहीं है, बट लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड द एसबीआई एंड द अदर प्राइवेट बैंक्स। अगर हम बात करें परसेंट कंट्रीब्यूशन टू डिपॉजिट्स ग्रोथ ड्यूरिंग 2014 टू 2021, यानी कि पिछले अगर हम 7-8 सालों की बात करें कितने डिपॉजिट्स आए हैं बैंक्स में, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, देखिए ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उसमें 48.2% डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए हैं अगर हम बिटवीन द पीरियड ऑफ 2014 टू 2021 की बात करें। एसबीआई और उसकी जो बाकी ब्रांचेस हैं उनकी हम बात करें तो वहां पे लगभग 27% इंक्रीमेंट इन डिपॉजिट्स हमने देखा है। लेकिन अगर हम बाकी सरकारी बैंक्स की बात करें तो वहां पे लगभग 17% है। देखिए मोस्टली आज के टाइम पे जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो एडिटेक में हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, उनके जो अपने एम्प्लॉयज के जो सैलरी अकाउंट्स होते हैं, तो देखिए वो भी मोस्टली किसी सरकारी बैंक के साथ टाई अप नहीं करते हैं, वो भी किसी प्राइवेट बैंक के साथ ही टाई अप करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकारी बैंक्स पे ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है ना? आफ्टर ऑल एक पर्पस के कारण उसको नेशनलाइज करा गया था 1969 में। अब अगर हम एक और मैट्रिक यहां पे देखें, एडिशन टू बैंक ब्रांचेस, लुक एट द प्राइवेट बैंक्स, 18,000 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस ऐड करे गए हैं पिछले 7-8 सालों में। और अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें, 600 ब्रांचेस को वाइंड अप कर दिया गया है, यानी कि इंक्रीमेंट तो छोड़ो लेकिन और कम हो गई है ब्रांचेस। ठीक है, यानी कि अगर 1000 ब्रांचेस थी, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, अगर 1000 ब्रांचेस थी सरकारी बैंक्स की, तो आज के टाइम पे वो 600 ब्रांचेस कम हो चुकी हैं। अगर हम नेट एडिशन टू एम्प्लॉयज की बात करें, है ना, रोजगार देने की बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें कितनी नौकरियां आई हैं बैंक एम्प्लॉयज के लिए? 2 लाख से ज्यादा, लगभग 2.3 लाख नौकरियां जो हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आई हैं। और अगर हम सरकारी बैंक्स की बात करें तो वहां पे जो नौकरियां हैं वो कम हो गई हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पे सरकारी सेक्टर में वहां पे हम एक ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टफॉल देख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्रंच देख रहे हैं, यानी कि वहां पे 90,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं सरकारी बैंक्स में। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, अब देखिए सरकारी बैंक्स हैं, इवन एसबीआई की भी बात करें, गवर्नमेंट फंडेड है, उसके बावजूद भी इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी बात करें, बहुत कम है। दैट इज अराउंड अबाउट, अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, अराउंड अबाउट 20 to 30 बिलियन डॉलर्स, एंड अगर हम चलो एसबीआई की बात करें, अराउंड अबाउट 40 बिलियन डॉलर्स। वेयरएज अगर हम बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितनी है? दैट इज अराउंड 300 बिलियन डॉलर्स, सो मींस 10 to 15 times more than your सरकारी बैंक्स। तो प्राइवेटाइजेशन को जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, ये बात यहां पे आ रही है। द रीजन इज दैट प्राइवेट बैंक्स आर नाउ क्लियरली आउट परफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये जो सारे चार्ट्स हैं, ये जो सारे मैट्रिक्स हैं, ये तो यही प्रूव करते हैं कि भी हाँ भी सरकारी बैंक से ज्यादा अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि आने वाले 2-3 सालों में ये ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, कोई चमत्कारी चीज हो जाएगी कि भाई अब कल से या परसों से अगले साल से सरकारी बैंक्स बहुत मुनाफे में हो जाएंगे, या उनकी जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो $500 बिलियन हो जाएगी। दिस इज अनलाइकली टू हैपन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर जो है तो वो इनएविटेबल है। और यहां पे ये भी बात करी गई कि देखिए जैसे एयर इंडिया की बात करें या बीएसएनएल की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर में, एयरलाइन सेक्टर में, सरकार का जो 1991 के बाद आहिस्ता आहिस्ता से सरकार भी विड्रॉ कर रही है अपने आप को। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि जो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इस डोमेन में टेलीकॉम डोमेन है, एयरलाइन सेक्टर है, चाहे स्पेस सेक्टर है, अब इन डोमेन्स में प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर एंट्री हो रही है। तो जहां पे सरकार को नहीं होना चाहिए तो वहां पे नहीं होना चाहिए, हर जगह सरकार को होना जरूरी नहीं है। यहां पे ये बात करी गई इस रिपोर्ट में कि जैसे देखिए हमने अपने टेलीकॉम सेक्टर में डाउनफॉल देखा, चाहे हम बीएसएनएल की बात करें या एयर इंडिया की बात करें, इवेंचुअली हमने अपने सरकारी एसेट्स को डिसइन्वेस्ट किया। उसी तरह से यहां पे बात करी जा रही है कि आने वाले समय में ये तो इनएविटेबल बात है कि जो हमारे जो सरकारी बैंक्स हैं ये तो प्राइवेटाइज होके ही रहेंगे। उसके बाद
देखिए जितना लेट करेगी सरकार बैंक्स को, अब ये बात इस रिपोर्ट में करी गई है कि जितना लेट सरकार करेगी बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए, उतना ही नुकसान हम टैक्स पेयर पैसों का करेंगे, है ना, उतना ही नुकसान हम लोगों के पैसों का करेंगे, बिकॉज उतना ही पैसा बार बार हमको बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने में डालना पड़ेगा, लाखों करोड़ों में, और वो अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, वो अभी हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन ज्यादा सोशल रेलिवेंट है। अब होल पॉइंट क्या था बैंक्स को नेशनलाइज करने का, वो ये था कि भी उन सेक्शंस को रीच आउट करा जाए जो कि फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं है या जिनको प्राइवेट सेक्टर इग्नोर कर रहा है, ठीक है। और आज के टाइम पे देखिए, अब ऑनेस्टली अगर आज के टाइम पे अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो सरकारी जो बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं वो ज्यादातर कहां पे है, रूरल इंडिया में है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सेमी अर्बन इंडिया में भी और आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, अर्बन इंडिया में ज्यादातर जो पेनिट्रेशन है बैंक ब्रांचेस की वो प्राइवेट बैंक्स की है, ठीक है। Although it is also noteworthy कि जो public sector banks हैं, they are rapidly losing their share in even the rural lending as well. Now that is a big warning. Now let's look at this chart. Geographical distribution of branches की बात करें, ये जो फिगर आपके सामने as of March 2021 का है, तो ये जो ब्लू है पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, ये जो आपको ऑरेंज है प्राइवेट बैंक्स है। अब लेट्स लुक एट रूरल। तो रूरल पेनिट्रेशन की जहां पे बात आती है, लगभग 33.4% जो है पेनिट्रेशन रूरल एरियाज में सरकारी बैंक्स की है। नॉट बैड, प्राइवेट बैंक्स की भी 21%। लेट्स लुक एट सेमी अर्बन। इंटरेस्टिंगली सेमी अर्बन में प्राइवेट बैंक्स इज लीडिंग दैन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑलमोस्ट 32%, वेराज अगर हम सरकारी बैंक्स की बात करें दैट इज 28%। And look at the urban and metropolitan. The metropolitan has a huge difference. कहाँ सरकारी बैंक्स की जो penetration is less than 20%, and अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें that is 26.4%. So you can see the difference. So अगर इस ग्राफ से हमको कंक्लूड करना हो तो एक्सेप्ट रूरल एरियाज और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे लगे कि भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो ब्रांचेस की पेनिट्रेशन है वो ज्यादा है। ना फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। देखिए अब जब हम ये सब बातों को स्टडी कर रहे हैं, सारे चार्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एक बहुत जरूरी बात यहाँ पे जो सोशली रिलेवेंट आती है वो आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव 2014 में मोदी जी ने ये लॉन्च करा था, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज की यहाँ पे बात करी गई थी कि एटलीस्ट एक बेसिक बैंकिंग अकाउंट हो हर एक हाउस होल्ड का। चलो अगर एक हाउस होल्ड में 4 लोग हैं तो चारों के पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन चारों में से कोई एक सदस्य हो जिसके पास बैंक अकाउंट हो। लेकिन रिपोर्ट क्या बताती है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं दे अकाउंटेड फॉर जस्ट 1.3 करोड़ ऑफ द टोटल 46 करोड़ बेनिफिशियरीज। यहां पे कौन लीड लेता है? यहां पे सरकारी बैंक्स लीड लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके सामने अगेन यहां पे एक चार्ट है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना बेनिफिशियरीज का। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की यहां पे बात करें, यानी कि नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज एट रूरल और सेमी अर्बन सेंटर बैंक ब्रांचेस, तो यहां पे इन करोड़ है, तो लगभग 22.6 चलो लगभग 23 करोड़ जो लोग हैं उनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंपेटस मिला है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो वो काफी कम फिगर है। इवन अगर हम अर्बन मेट्रो शहरों की बात करें तो वहां पे भी जो फिगर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ज्यादा है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का कम है। तो यहां पे इस यार्डस्टिक में, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के यार्डस्टिक में जो मेन पर्पस था बैंक्स को नेशनलाइज करने का, यहां पे वी कैन से वेरी वेल डन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, यहां पे आप लीड करते हैं एज कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक्स। नाउ अगेन हु इज मोर एफिशिएंट? देखिए अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो सोल मोटिव होता है, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स का तो डेफिनेटली, अब इसमें कोई अपॉलॉजी वाली बात भी नहीं है भाई, अगर आपने इतने पैसे लगाए हैं, आपने लोन देने हैं, आपने क्रेडिट देना है, आपने लोगों को सैलरीज देनी है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आपने देखिए मार्केट में कितने सारे लोग हैं जो आपके शेयर्स लेते हैं, HDFC हो, एक्सिस बैंक हो, आपके बैंक्स के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपने इन्वेस्टर्स को भी खुश करना है, आपने इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट देना है। तो इस करके अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा? जब एफिशिएंसी होगी। तो अब डेफिनेटली एफिशिएंसी के मामले में, गवर्नेंस के मामले में जो हमारे सरकारी बैंक्स हैं वो काफी सीख सकते हैं। ऑल्दो मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि आज के टाइम पे सरकारी बैंक भी बेचारे 9 to 5 वाली जॉब वहां पे नहीं रही है, वहां पे भी बहुत काम करना पड़ता है, वहां पे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगेन कंपटीशन बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कंपटीशन काफी बढ़ रहा है। तो कंपटीशन हेल्दी हो तो अच्छी बात है, बिकॉज इससे सरकारी बैंक्स काफी कुछ सीख सकते हैं, काफी उसमें अपनी जो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है बेटर कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव इज सोली फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो यहां पे अगेन जैसे अभी हमने बात करी, जो हमारे सरकारी बैंक्स हैं वो आगे रहते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे टोटल ब्रांचेस की बात हो, एग्रीकल्चर एडवांसेस की बात हो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात हो, तो यहां पे जो है, यहां पे जो एफिशिएंसी है वो सरकारी बैंक्स की ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक्स। Now, who is relevant to the economy? देखिए जब when the times are good, then obviously any bank can extend fresh loans. But what about when the chips are down? What about when the times are not good? Who will lend you money when it's COVID, when it's pandemic, when you're having a recession-like situation, when you're having inflation? ठीक है, anybody can be the king of good times, but it needs courage to be the king of bad times.
तो द क्रूशियल टेस्ट एक बैंकिंग के लिए कब आता है? जब आप लोन्स एक्सटेंड कर सकते हैं, खास करके उस सिचुएशन में जब इकोनॉमी डाउन है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं आ रही, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अब देखिए, कोई वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, एडुटेक इंडस्ट्री है, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, अगर वो बैंक के पास लोन लेने जाएंगे, चाहे महंगाई हो चाहे ना हो, बैंक कहेगा कि हाँ आप कोई नहीं लोन लीजिए, आपको कोई बात नहीं, हम 100 करोड़ का लेना है, 200 करोड़ का लेना है, कोई बात नहीं, हम लीजिए लोन। लेकिन अगर वही आज आप सोचें कि चलो मैं कोई नया बिजनेस मैंने शुरू करना है, कोई न्यू एज लो कार्बन इंडस्ट्री, क्योंकि आज ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है ना, नेट हम जीरो की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब चीजें रिन्यूएबल एनर्जी में आपने कुछ इन्वेस्ट करना है कि उसको लेकर आपने कुछ स्टार्टअप शुरू करना है। चलो सरकार तो काफी इंकरेज कर रही है इस तरह की इकोसिस्टम को, लेकिन इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो काफी लंबा चौड़ा है, तो बैंक्स हेसिटेट करेंगे कि भाई व्हाट इफ ये प्रोजेक्ट अगर फेल हो जाए तो लोन हम इससे बेहतर है कि हम लोन ना ही दें। तो ये सवाल आ जाता है कि देन हु इज रेलेवेंट टू द इकोनॉमी, यानी कि जो मुसीबत आने में मदद कर सके, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, ठीक है। बट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, जो रेलेवेंस ऑफ बैंकिंग है इज लाइज इन नोइंग कि भाई वेदर द बैंक्स लेंड जब बोरोअर्स को जरूरत है। हम कह सकते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी 10% ग्रो कर रही है, 9% ग्रो कर रही है, लेकिन जब आपको जरूरत है लोन की, जब आपको जरूरत है क्रेडिट की, तब क्या आपको बैंक्स लेंड कर रहे हैं उस इनिशिएटिव्स के लिए जिसके लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की, बार बार मोदी जी कहते हैं कि आने वाले 5-6 सालों में हमने लाखों करोड़ों की, 110 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को मीट करने के लिए, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। अब इसमें अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट की नीड्स को मीट करने के लिए, तो यहां पे अगेन जो नंबर ज्यादा आते हैं, जो नंबर ज्यादा मिलते हैं, वो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मिलते हैं। दे हैव अ लायन शेयर इन दीज लैंडिंग्स एंड देयर रोल हैज बीन वेरी वेरी क्रूशियल। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 70%, 70 to 72% जो शेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में, वो आपके पब्लिक बैंक्स का है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। Whereas round about 25% shall we say is the share in infrastructure lending of your private sector banks. So what is the conclusion? All right, since 1991, it's been 30 years. We are seeing LPG liberalization. We are living now. This is no longer the socialistic India. This is no longer, shall we say, Indira's India or Nehru's India. ठीक है? This is, as we say, the new liberal India. तो अब obviously यहाँ पे अब सरकारी सेक्टर कम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, कोई बुरी बात भी नहीं है। अब प्राइवेटाइजेशन होने से बहुत सारे सेक्शंस ऑफ लोगों को फायदा हुआ है, बहुत सारी नौकरियां आई हैं, है ना, कंज्यूमर चॉइसेस बढ़े हैं, है ना। तो अब जो डिवाइड है बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट वो भी कम होता दिखाई दे रहा है ना। जो चीज़ें आप वेस्ट में देखते हैं, जो फोन्स आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, जो कपड़े आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, वो यहाँ पे भी हम पहनते हैं, वो यहाँ पे भी हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं। तो ठीक है, जहां तक बैंकिंग की बात आती है तो प्राइवेटाइजेशन, अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन की बात यहाँ पे करी गई है कि आप हर एक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन लेके आओ, ये कहो कि सारे के सारे सरकारी बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो इसमें थोड़ी क्वेश्चन की बात आती है। डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी हमने पीछे जितने भी चार्ट्स पढ़े हैं, जितने भी हमने मैट्रिक्स देखे हैं, वहां पे डेफिनेटली प्राइवेट बैंक्स आर स्कोरिंग मोर देन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बट अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, देन वी हैव टू हैव दैट मिक्सचर, वी हैव टू अचीव दैट मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स विच कैन केटर टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की टेक अवे मैसेज फ्रॉम दिस आर्टिकल। नाउ सो अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, फॉर अमृत काल इन एग्रीकल्चर। अशोक गुलाटी ने आर्टिकल लिखा है। नाउ वी हैव सेलिब्रेटेड आर द 76th इंडिपेंडेंस डे, सो वी हैव कंप्लीटेड 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। हम टारगेट कर रहे हैं बाय 2047 व्हेन वी विल बी कंप्लीटिंग आवर 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये अब टाइम है जब हमने अपने फ्रीडम फाइटर्स को, ट्राइबल लीडर्स को, सोल्जर्स को, फार्मर्स को, साइंटिस्ट को हमने सल्यूट किया, याद किया। यहाँ पे स्लोगन आ जाता है लेट जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान। 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, नेहरू जी की 1964 में डेथ हुई थी, तो लाल शास्त्री जी ने ये स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, हमारे सिपाहियों को भी इंकरेज करने के लिए और साथ में हमारे किसानों को भी इंकरेज करने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास खाने की भी बहुत शॉर्टेज थी। और आपको याद होगा 1966 में हमारा जो है ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होता है। नाउ देन अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के अगर हम एरा में जाते हैं, तो वहां पे उन्होंने स्लोगन दिया जय विज्ञान, यानी कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। साइंस हैज द सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, साइंस विल आंसर ऑल द कॉम्प्लिकेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नाउ 2022 हैज कम, मोदी जी क्या कह रहे हैं? जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, यानी कि रिसर्च और इनोवेशन में बहुत हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, R&D में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ठीक है हमारा जो प्रोपोर्शनेट खर्चा है एज अ प्रोपोर्शनेट ऑफ जीडीपी टू दी R&D वो बहुत कम है एज कंपेयर टू दी अदर इकोनॉमीज। तो अगर हमने डेवलप्ड बनना है तो हम R&D में इन्वेस्ट करे बिना तो डेवलप नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो हमको न्यू इनोवेशन करनी है, इन्वेंशन करनी है, खोज करनी है, उसके लिए हमको पैसे लगाने हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे आ जाती हैं। अब जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी आबादी कितनी थी? महज 34 करोड़। आज हमारी आबादी 5 गुना ज़्यादा है उससे, है ना। बाय 2050 अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, वैसे तो हम इसी साल में चाइना की आबादी को भी ओवरटेक कर लेंगे और बाय 2050 हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होंगे दुनिया भर में।
लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, जहां पे हमारी आबादी 1947 से लेके आज तक 4-5 गुना बढ़ चुकी है, क्या हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी बड़ी है? तो चाइना और इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो चाइना और इंडिया ने जो जर्नी तय करी थी फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लगभग सेम टाइम पे थी। लेकिन आज चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है हमसे कई गुना ज्यादा है। हमारी पर कैपिटा इनकम अभी भी $2,300 है। और देखिए, अब पर कैपिटा इनकम इज लाइकली टू ग्रो बिटवीन 5 to 6% एनम। नाउ व्हाट डू यू से, अगर हमारी इन्फ्लेशन ही 7-8% है, अगर आपका जो अप्रेजल है, अगर आपका पर कैपिटा इनकम का अप्रेजल हर साल 5 से 6% हो रहा है, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज वेरी वेरी इनसफिशिएंट कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन, कंसिडरिंग द टाइम्स वी आर लिविंग, कंसिडरिंग द अनसर्टेनिटीज ना। पर कैपिटा इनकम की जहां पे बात करते हैं, तो जैसे लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं तो लोगों का जो चॉइस है खाने पीने के मामले में वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप सिर्फ दाल रोटी खाना पसंद नहीं करेंगे, आप पसंद करेंगे न्यूट्रिशियस फूड खाना, सेफ फूड खाना, चाहे वो दाल रोटी हो, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन फूड हो, चाहे वो सी फूड हो। तो इस करके बहुत जरूरी है कि जो इवॉल्विंग डिमांड पैटर्न लोगों का आ रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इनकम्स, जैसे जैसे आने वाले टाइम में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, उसी तरह से हमको अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसीज को भी अलाइन करना पड़ेगा। यहां पे नजर डालेंगे by looking at the last 10 years or so of how the different components of agriculture have grown. Now, अब ये अगर हम इस को नजर डालें तो देखिए यहां पे क्या दिख रहा है। पोल्ट्री अगर हम बात करें या फिशरीज की बात करें, इसकी कंजम्पशन में और इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 10 सालों में। ना यू माइट बी वेजिटेरियन बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पोल्ट्री, मीट है, फिशरीज हैं, बहुत क्रिटिकल सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। इन ऑर्डर टू ऑगमेंट फार्मर्स इनकम, ये सेक्टर्स बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे, खास करके हमारे एक्सपोर्ट्स में। लुक एट सीरियल, हम वीट और राइस की बात करते हैं, इतने सालों से वीट राइस की खेती की हम बात करते हैं। अब हो चुका है, हमने वो एक स्टेगनेंसी आ चुकी है। सरकार का इंटरवेंशन ज्यादातर सीरियल्स में क्यों रहता है, वीट राइस में ही क्यों रहता है? और भी कितनी सारी चीजें हैं, पल्सेस हैं, फिशरीज हैं, आपका हॉर्टिकल्चर है, पल्स आपका पोल्ट्री मीट आ जाता है, वहां पे सरकार इंटरवीन क्यों नहीं करता? सीरियल्स के मामले में, वीट राइस के मामले में हमने सफिशिएंट स्टॉक्स अटेन कर लिए। आज के जमाने में हम इजिप्ट को एक्सपोर्ट कर रहे थे वीट इन द वेक ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, सो वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन द पोल्ट्री एंड द फिशरीज because we need to make this fact very well understood that जो growth है, the growth has been the slowest in the cereal production, जिसको लेके हमको बहुत अपना गर्व होता है कि जी हम wheat और rice में इतना ज़्यादा हम produce करते हैं, but look at the growth which is happening in poultries and fisheries. So government intervention is on the contrary, the government intervention has been most in the cereals, not in the poultries and fisheries. ठीक है, तो यहां से एक और सबक सीखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे यानी कि पोल्ट्रीज और फिशरीज में ज्यादातर जो इंटरवेंशन रहा है वो प्राइवेट सेक्टर का रहा है। तो यानी कि यहाँ पे पॉलिसी इंप्लीकेशन बहुत क्लियर है कि प्रमोट करिए पोल्ट्रीज को, फिशरीज को, उन सेक्टर्स को जहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहा है। अब चलो अगर हम फार्म बिल की बात करते हैं तो कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म बिल, अब देखिए उसको लेकर बहुत लंबा प्रोटेस्ट रहा, साल भर का प्रोटेस्ट रहा, बहुत सारी ऐसी बातें थी फार्म लॉज में जो कि अच्छी भी थी, लेकिन अगेन चैलेंज यहाँ पे, इवन अगर हम अशोक गुलाटी की बात करें, अशोक गुलाटी फार्म लॉज को सपोर्ट कर रहे थे, बट अगेन बात यहाँ पे ये आती है वो फार्म बिल में, फार्म लॉज में जो एम्बिशियस बातें थी, जो रेवोल्यूशनरी बातें थी, शायद सरकार उस बात को कन्वे नहीं कर पाई किसानों को, जिसके चलते हमने पूरा 1 ईयर लॉन्ग प्रोटेस्ट देखा। ना कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हम आने वाले 25 सालों में 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट करेंगे, हमको चलो फूड सिक्योरिटी की टच वुड इतनी अब टेंशन वाली बात नहीं है। आज वो जमाना नहीं है 1965-66 वाला, आज हम बहुत आगे आ चुके हैं, आज एटलीस्ट इस मामले में हम काफी इंडिजिनस हैं। लेकिन अगर हम फूड सिस्टम की बात करते हैं उसके 5 डायमेंशंस को समझना जरूरी है। पहला प्रोडक्शन, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा कंजम्पशन। ये तो ट्रेडिशनल पार्ट रहे हैं हमारे फूड सिस्टम के। 2 और डायमेंशन ऐड हो जाते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? तो एनवायरमेंट, एक आपके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का डायमेंशन ऐड हो जाता है और दूसरा आपके न्यूट्रिशनल आउटकम्स का डायमेंशन ऐड हो जाता है। देखिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, साथ के साथ इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि जो हमारे यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करे जा रहे हैं उनका न्यूट्रिशनल आउटकम्स क्या है। बिकॉज देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट इतने सीरियल्स हम ग्रो कर रहे हैं, फिर भी हमारा रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतना पीछे क्यों आता है? 101 नंबर पे अभी भी हम क्यों हैं? तो केवल वीट और राइस बच्चों को नहीं चाहिए, आपकी होलिस्टिक ग्रोथ के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको कार्ब्स भी चाहिए, आपको फाइबर भी चाहिए, आपको फैट भी चाहिए। केवल वीट और राइस एक्सेसिवली ग्रो करने से हम अपने बच्चों की कॉग्निटिव डेबिलिटी या उनके जो माल नरिश जो इंडिकेटर्स उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 डायमेंशंस को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। तो अगर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात आती है
देखिए हम कितनी बात डिस्कस करते हैं कि सी लेवल राइज कर सकता है, हीट वेव्स बहुत आ रहे हैं, अनसीजनल रेनफॉल हो रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर आगे फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबिलिटी हो कि पानी भी ना हो हमारे पास पीने के लिए। स्पेशली ये अगेन अशोक गुलाटी का ये फेवरेट टॉपिक है, बार बार इसको लेके वो बात करते भी रहते हैं, जो ग्राउंड वाटर जो हमारा डिप्लीशन हो रहा है, स्पेशली अगर हम पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट ये जो रीजन की बात करें, हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, तो अगेन ये अच्छी बात नहीं है ना। पानी पीने के लिए यहाँ पे नहीं बचने वाला है, तो क्यों यहाँ पे पैडी कल्टिवेशन करना। फिर अब क्योंकि अब खारिफ हार्वेस्टिंग का टाइम आने वाला है, चलो पीछे हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग की भी बात करी थी, इथेनॉल 2G ब्लेंडिंग प्लांट सेटअप करे जा रहे हैं, पानीपत में भी सेटअप करा गया है, जिसके चलते किसानों को ये इंकरेज किया जाएगा कि जो आपकी पराली है, यानी कि जो आपका राइस आप जब हार्वेस्ट करने के बाद जो आपका रेजिड्यू बच जाता है, कि बजाय कि आप उसको आग लगाएं और आप हवा को प्रदूषित करें, वो आप इन 2G प्लांट्स को दीजिए जो कि इसमें से इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और आगे जाके पेट्रोल में ब्लेंड करेंगे। तो अगेन इस तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने बहुत जरूरी है, जहां पे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी मेंटेन कर सकें। ठीक है, हमने फार्मर्स की इनकम को भी ऑगमेंट करना है और एनवायरमेंट का भी खास ख्याल रखना है, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अगर हम मीथेन एमिशंस की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एग्रीकल्चर सेक्टर जिसके ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है फॉर फूड सिक्योरिटी, दैट सेक्टर इज ऑल्सो वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, फॉर योर ग्लोबल वार्मिंग, राइट? सो वी हैव टू इंश्योर दैट द प्रैक्टिसेस व्हिच वी आर फॉलोइंग दे आर कंपैटिबल विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एंड डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है, ठीक है। अब डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स की यहाँ पे बात आ जाती है। जैसे हम पीछे भी बात करते थे कि ऑयल सीड्स है, हम पाम ऑयल इतना सारा इंपोर्ट क्यों करते हैं बाहर से, क्यों नहीं हम ऑयल सीड्स को अब इंसेंटिवाइज करते हैं कि एमएसपी इतना अट्रैक्टिव, हम सिर्फ वीट और राइस को क्यों रखते हैं, ऑयल सीड्स का जो एमएसपी है, पल्सेस का एमएसपी है, उसको भी हम थोड़ा अट्रैक्टिव रखें। और लेकिन अब अगेन हाई वैल्यू क्रॉप्स को करने के लिए हमको एफिशिएंट वैल्यू चेन्स बनानी पड़ेगी, जिसके लिए अगेन प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है समझनी, जो कि इस आर्टिकल में नहीं मेंशन, बट एक वैसे हम एक यहाँ पे एक बात डिस्कस कर सकते हैं, वो ये है कि सरकार ने अगर कोई नीति बनानी है, कोई कानून बनाने हैं किसानों के हित में, तो किसानों के साथ बैठ के बातचीत करके कंसेंसस बना के आप ये लॉस बनाइए। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना भी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि बुरी बात भी नहीं है, लेकिन यू हैव टू इंश्योर कि किसान को मुनाफा हो रहा है, किसान को घाटा नहीं हो रहा, और ये बात अच्छी तरह से किसान को कन्वे करनी भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह की पॉलिसीज बनानी बहुत जरूरी है जो इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे आप एफिशिएंट वैल्यू चेन्स प्रोवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। यहां पे जो मेन बात है इस आर्टिकल में, वो करते हैं सोलर एज द थर्ड क्रॉप। अब आप एक 1 एकड़ ऑफ कल्टिवेटेड लैंड आप एक साल में 2 क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, चलो एक राबी में हो गया, खारिफ में हो गया, लेकिन वन कैन हैव मोर देन 400 सोलर पैनल, जिसको ये सोलर ट्रीज की तरह यहां पे लिख रहे हैं, जो कि 10 से 12 फीट हाई होते हैं। ठीक है, अब सोलर एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम 400 पैनल्स, ये एक तीसरा क्रॉप हो सकता है। अब देखिए हमारे यहाँ पे अगर एवरेज हम बात करें अपने फार्मर्स की, हमारे यहाँ पे मोस्टली जो फार्मर्स हैं उनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, तो जो एवरेज 86 to 87% फार्मर्स जैसे कि हम पढ़ते रहते हैं, वो स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले हैं ना, स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास जमीन 2 एकड़ से भी कम की है। लेकिन अगर 1 एकड़ जमीन के ऊपर भी आप 400 सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, ऑफकोर्स अब ये सोलर पैनल्स लगाना, अब एक किसान जिसके पास 2 एकड़ की जमीन है, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा सोलर पैनल्स लगाने के लिए? सोलर पैनल्स लगाने के लिए भी बहुत खर्चा होता है। लेकिन किसान के पास जमीन है, कोई और इन्वेस्टर है, कोई और कंपनी है जो कि वहां पे सोलर पैनल्स उसकी जमीन पे प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन उससे जो बिजली जनरेट होगी, अब उससे बिजली जनरेट होगी तो ऑब्वियसली बिजली सरकार को सेल की जा सकती है। अब उसका जो मुनाफा है वो किसान के साथ भी शेयर किया जा सकता है। अब यहां पर बात की जा रही पायलट प्रोग्राम जो हुआ था नजफगढ़ में, ठीक है, उसने इस पायलट प्रोग्राम के चलते ये रेवोल्यूशन आया है कि फार्मर्स दे कुड अर्न एडिशनल इनकम, क्योंकि 2016-17 से हम बात कर रहे हैं कि हमने 2022 तक अशोक दलवाई कमेटी भी बिठाई थी कि कैसे फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सकता है। तो अब यहां पे इस प्रोजेक्ट के चलते फार्मर्स को अर्न एडिशनल इनकम ऑफ अप टू ₹1 लाख पर एकड़। नाउ अगेन आई रिपीट, मेरे पास 2 एकड़ की जमीन हो लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं वहां पे सोलर पैनल्स लगा सकूं, तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे जो सोलर पैनल लगा रहा है वो अपना प्रॉफिट निकाल के अगर इतना इंश्योर कर सकता है कि भी अगर मैं एक छोटा किसान हूं, मेरे पास 2 एकड़ या 1 एकड़ की जमीन है, सरकार को बिजली सेल कर दी, आपने अपना सोलर पैनल वहां पे इंस्टॉल कर दिया, आपने अपना प्रॉफिट निकाल दिया, बाद में अगर 1-1.5 लाख या 2 लाख अगर आप किसान को भी दे सकते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? तो डेफिनेटली हम फार्मर्स की इनकम को ऑगमेंट कर रहे हैं। अगर एक किसान जिसके पास 1 या 2 एकड़ की जमीन है, अगर उसका वैसे साल भर में खेती जो होती है उसको अगर ₹1,00,000 बचता है या 80,000 रुपये बचता है या चलो 1.5 लाख भी बचता है, अगर एक एडिशनल 1,00,000-1.5 लाख पैसा और उसके पास आ रहा है तो कोई बुरी बात तो नहीं है। तो यहां पे बात ये करते हैं अशोक गुलाटी जी कि देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आती है, ग्रीन ग्रोथ की बात आती है। हमने इंटरनेशनल सोलर लाइन्स की स्थापना करी है,
फॉर्चुनेटली भारत में यहाँ पे अबंडेंट सनशाइन भी रहती है, तो इस बात का फायदा क्यों ना उठाया जाए, इस बात का लेवरेज क्यों ना उठाया जाए। तो जैसे भी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने कैंपेन रन करा था, जिसके चलते अभी इंडिपेंडेंस डे से पहले हम सब ने, काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पे भी डीपी लगाई थी, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे फ्लैग की डीपी लगाई थी ना, घर से तिरंगा लहराया था इंडिपेंडेंस डे पे, जैसे हर घर तिरंगा कैंपेन रन किया गया था। अगर उसी तरह से प्रधानमंत्री जी हर खेत में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पावर इन एवरी फार्मर्स फील्ड प्रोजेक्ट, अगर इस तरह का कैंपेन भी मोबिलाइज कर सकें तो सोलर कैन वेरी वेल बिकम द थर्ड क्रॉप। नाउ अगर आप इस आर्टिकल में से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पूछा था, अगर आपको कुछ डायमेंशन जानने, अगर आपने कुछ नोट करना है कि इसमें से इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि कैसे फार्मर्स की इनकम को ऑगमेंट किया जा सकता है। तो अगर आपसे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात पूछी जाती है तो एक नया डायमेंशन आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। पहले तो डाइवर्सिफिकेशन के 3 पॉइंट्स यहां पे आप ऐड कर सकते हैं, और सोलर एज अ थर्ड क्रॉप इसके बारे आप मेंशन कर सकते हैं। चलो पोल्ट्री, फिशरीज, इसके बारे तो हम लिखते रहते हैं, लेकिन लेट्स से अगर आपका 150 वर्ड्स का एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात पूछी गई है, या आपने एसए में एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पूछना है, तो ये डायमेंशन आपके सामने जो कि आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के लास्ट आर्टिकल के टुवर्ड्स। तो ग्रीन एनर्जी प्लांट्स हैव एन इंपोर्ट प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द इंपोर्ट प्रॉब्लम? नाउ वी ऑल नो इन द टाइम्स टू कम, नाउ वी हैव अ नेट जीरो टारगेट्स टुवर्ड्स 2070। एक बात आप देख रहे हैं कि रिपीटेडली, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई ऐसा दिन नहीं होता जब कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल नहीं आ रहा होता। कोई ना कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल हमेशा आ रहा होता है। ये नेट जीरो की बातें 1 साल से हम करते आ रहे हैं, तो आई एम श्योर इसको लेके सफिशिएंट कंटेंट है आपके पास, अगर तो आप ईमानदारी से 1 साल से एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम अपनी नेट जीरो स्ट्रैटेजी की बात करें, हमने 2070 तक नेट जीरो अचीव करना है। काफी देश हैं जो विकसित देश हैं 2050 तक नेट जीरो अचीव करना चाहते हैं। अब वो कैसे अचीव करेंगे? ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करके। अब सबसे बड़ी बात है, अगर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की टुवर्ड्स हम मूव करें, है ना, अब आने वाले समय में हमको अपस्केल करना पड़ेगा सोलर एनर्जी को, विंड पावर एनर्जी को, बिजली का जो उत्पादन है हमको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से करना है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात आती है, इस बात को बार बार बजट में भी बहुत हाईलाइट करा गया है। अब एक रिपोर्ट यहां पे आई थी इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा, नेट जीरो बाय 2050 अ रोड मैप फॉर ग्लोबल एनर्जी सेक्टर। अब इस रिपोर्ट के द्वारा यह बात करी गई है कि भाई 2030 तक 60% से ज्यादा जो पैसेंजर कार सेल्स होंगी वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की होंगी। ठीक है, अब डेफिनेटली इसके चलते हम नेट जीरो अचीव कर सकते हैं, डेफिनेटली इसके चलते ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत कम होगा टुवर्ड्स 2050। लेकिन अगेन यहां पे एक बात आती है, ये जो गाड़ियां बनेंगी कैसे बनेंगी? इसमें जो 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 एसेंशियल मेटल्स रिक्वायर्ड है, जो क्रिटिकल मिनरल की डिमांड है, वो भी तो बढ़ने वाली है ना। अगर 60% से ज्यादा जो पैसेंजर गाड़ियों की सेल अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की होगी, तो उसको बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स है उसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है। ठीक है, नाउ फ्रॉम 0.4 मिलियन टन्स इन 2020 इसकी डिमांड जो क्रिटिकल मिनरल्स की है वो लगभग 12 मिलियन टन्स होगी बाय 2050। नाउ अगर हम ग्रोथ इन बैटरी डिमांड की बात करें फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दिस ट्रांसलेट्स इनटू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लिथियम यूज, है ना। देखिए अभी हमने पीछे बात करी थी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की, है ना, यूएस लेड एक एमएसपी यानी कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इनिशिएटिव लीड करा गया था, जिसमें इंडिया एक मेंबर नहीं है। यहाँ पे हमने बात करी थी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे, है ना। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, हम चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हैं। अब इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वो बहुत बहुत स्कैर्सिटी में है दुनिया भर में, खास करके रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते, पैंडेमिक के चलते, ये अभी यहाँ पे सप्लाई साइड शॉर्टेजेस भी आ रही हैं। लेकिन आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। ठीक है, द डिमांड फॉर लिथियम इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम अराउंड about 20,000 tons in 2020 to what? To around about 8,60,000 tons. Just imagine 20,000 टन से लेके 8,60,000 टन इन 2040, यानी कि 20 सालों में कितनी ज्यादा डिमांड जो है लिथियम की बढ़ने वाली है। एंड सेम गोज फॉर ग्रेफाइट, फ्रॉम अराउंड about 1,40,000 tons to around about 35.5 lakh tons in the same period in this 20 years timeline. नाउ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की जहां पे बात आती है, तो जो शिफ्ट टू मोबिलिटी है वाया द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बहुत जरूरी भी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हमने अपना नेट जीरो अचीव करना है। लेकिन ये शिफ्ट, ये सब बातें, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बातें का कोई मतलब नहीं होगा अगर हमारे पास एडिक्वेट सप्लाई नहीं होगा ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, लिथियम एंड निकल। फॉर इंस्टेंस अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, दैट रिक्वायर्स अराउंड अबाउट 83 kg ऑफ कॉपर। अब ये जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं ये बहुत डिफिकल्ट है एक्सेस करने के लिए, और ज़्यादातर अगर हम अपनी बात करें, भारत की बात करें, तो हम इस तरह के मिनरल्स के लिए, इस तरह के मेटल्स के लिए हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। देखिए अगर तुम कॉपर की बात करें, तो जब से स्टरलाइट प्लांट जो है वो तमिलनाडु में था, स्टरलाइट प्लांट, ठीक है, अब स्टरलाइट प्लांट को 2018 में शट डाउन कर दिया गया था। तो स्टरलाइट प्लांट की जो कैपेसिटी थी वो 4 लाख मिलियन टन्स पर एनम की थी, कॉपर प्रोड्यूस होता था। लेकिन जब से वो बंद कर दिया गया, तब से हम फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड कॉपर, अब हम कॉपर को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें काम आएंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में।
तो इस करके हम कैसे अपनी सप्लाईज को सिक्योर कर सकते हैं? जब इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, यानी कि लाखों करोड़ों में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो हम कैसे अपने सप्लाईज को सिक्योर कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास अभी अबंडेंट नहीं है इस चीज का। तो डेफिनेटली अब आप बात पुश फॉर ग्रीन एनर्जी की कर रहे हैं, लेकिन जितना आज के टाइम पे ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, अब डेफिनेटली आने वाले टाइम में इसकी जो रिक्वायरमेंट है, कंजम्पशन है, वो आने वाले टाइम में 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इसके चलते हम जितनी मर्जी बात अभी आत्मनिर्भरता की करते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी की करते हैं, सेल्फ रिलायंस की करते हैं, है ना, सेल्फ रिलायंस की हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता में, लेकिन हम इस पर तो डिपेंडेंट रहेंगे इंपोर्ट के लिए। लेकिन अभी देखिए कोविड पैंडेमिक आया, रशिया यूक्रेन की लड़ाई, 6 महीने हो गए रशिया यूक्रेन की लड़ाई को। अब उसमें निकल प्राइसेस की बात आती है, निकल अगेन एक बहुत स्ट्रेटेजिक मिनरल आ जाता है। निकल की प्राइस की बात करें तो कितना है? निकल प्राइसेस एट द लंदन मेटल एक्सचेंज, दिस हैज इंक्रीज टू $100,000 अ टन इन मार्च 2022, और जनवरी में कितनी प्राइस थी इसकी? $20,000 पर टन। अब देखिए, बिकॉज रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, 6 महीने हो चुके रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को, और रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड निकल का। तो 9.3% इंटरनेशनल आउटपुट जो है निकल की, वो रशिया में ही प्रोड्यूस की जाती है। तो कंसर्न्स आने वाले टाइम में क्या होंगे? तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमको निकल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन एनालिस्ट क्या कहते हैं कि जो भी लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन की, इसके चलते जो डेफिसिट रहेगा निकल का, वो लगभग 1 लाख टन का रहेगा। दिस विल बी वेरी थ्रेटनिंग फॉर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन प्लान्स। और डेफिनेटली अब चाइना की बात करें, चाइना बहुत ज्यादा माइन कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिफाइन कर रहा है इस तरह के स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को, खास करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और कहीं ना कहीं जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ये भी चाइना के इस लेवरेज को कंटेन करने के लिए बनाई गई है ना, ताकि चलो हम सप्लाईज जो हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, वो इंश्योर कर सकें कि भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज करी जाए तो हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं। इस करके बहुत जरूरी है कि हम डोमेस्टिक सेल्फ सफिशिएंसी इनकी सप्लाई के ऊपर जो है वो रिलाई कर सकें, इफ इंडिया टू कंट्रोल नॉट ओनली क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन बट ऑल्सो द ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। नाउ अब स्टार्ट्स की बात करें तो ब्यूरो ऑफ माइंस यहाँ पे क्या रिपोर्ट आती है? ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा जो अप्रैल 2015 तक जो हमारे टोटल निकल रिजर्व है वो कितने हैं? 189 मिलियन टन, कॉपर के 1.51 बिलियन टन, बॉक्साइट के आपके सामने 3,900 मिलियन टन के आसपास हैं, और ग्रेफाइट के 195 मिलियन टन के आसपास हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली हम सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं हो सकते हैं, पर हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि जहां पे आने वाले 20 सालों में, 10 सालों में इसकी कंजम्पशन 4-5 गुना बढ़ने वाली है, तो कैसे इसकी सप्लाई आज ही हम सिक्योर करना शुरू कर सकते हैं। तो चलो हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंसेंटिवाइज करने की बात कर रहे हैं, जो कि खास करके इन सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। हम प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं, कैसे हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब बातें हैं, है ना। चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी पिछले साल सरकार ने 76,000 करोड़ का बजट ईयरमार्क करा था। लेकिन यहाँ पे बात करी जा रही है अंत में जाके हमारी इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे। फॉर इंस्टेंस जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना कॉपर कॉन्सेंट्रेट के ऊपर, कॉपर कॉन्सेंट्रेट क्या है? वो रॉ मटेरियल है जो कि कॉपर रिफाइनिंग इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। अब जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कितनी इंडिया लगा रहा है? 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, एज कंपेयर अगर हम बात करें चाइना की, साउथ कोरिया की, जापान की, जहां पे हमसे कहीं गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां मैन्युफैक्चर करी जा रही हैं, वहां पे कॉपर कॉन्सेंट्रेट के ऊपर 0% इंपोर्ट ड्यूटी है। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसको भी सुधारना यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर हम अपने सप्लाईज को अगर इंश्योर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं आने वाले समय में जाके। चलिए सो दोस्तों, ये हमारे आज के 3 आर्टिकल्स थे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा? Placing the public sector banks in the private hands will help them reach their true potential market value। इस स्टेटमेंट को आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए 250 शब्दों में। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये आप कल दोपहर को 12 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको आंसर लिख सकते हैं, और शाम को आपके साथ बेस्ट आंसर शेयर किया जाएगा। जाने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि दोस्तों अगर आप चाहें तो अपना आप इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। आपको लगता है आप अपनी यूपीएससी की तैयारी सफिशिएंटली खुद कर सकते हैं, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, घर बैठ के वीडियोस के द्वारा आप कर सकते हैं, तो वेल इनफ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको स्पेसिफिक गाइडेंस की जरूरत है, स्पेसिफिक कंटेंट की जरूरत है किसी भी सब्जेक्ट में, इट कुड बी एनवायरनमेंट, इट कुड बी साइंस, इट कुड बी एथिक्स, एनी ऑफ द सब्जेक्ट, तो यहां से आप अपने खुद का बंडल बना सकते हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट हो, चाहे वो 2 सब्जेक्ट हो। जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसमें जो आपको कंटेंट रहेगा वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ओरिएंटेड रहेगा, और साथ के साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पर्टिनेंट आपको मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसको एनरोल करने के लिए आपने क्या करना है? अगर आप चाहें तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।